अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू बैक ऑन दिस चैनल। जी, आज हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर लिया है और ये 29 मई 2023 को सुबह 10 बजे पेपर लिया है म्यूनसिपल ऑफिसर BPS 17 के लिए। ये रिक्रूटमेंट जारी है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए। उसका पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। ये बैचेस में पेपर हो रहे हैं और एक ही पोस्ट है। आज एक बैच का पेपर हुआ है, तो कल परसों इसी तरह 3-4 बैचेस और भी हैं, उनके पेपर होंगे। तो इनका फिर इकट्ठा एक मेरिट बनेगा। तो आज इस पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते, उसके मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको देखें, पेपर पे हम चलते हैं। वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि 50 MCQs होंगे और एक MCQs के 2 नंबर होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स होंगे। और नेगेटिव मार्क्स जो नेगेटिव मार्किंग है उनके 0.5 मार्क्स हैं। वही इंस्ट्रक्शंस हैं, मोर और लेस, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो जो जिन बैचेस के पेपर भी रहते हैं तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें और उसको फॉलो करें। और जिसने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, वीडियोस को भी लाइक कर लें, ताकि जो फर्दर वीडियोस आनी हैं वो भी आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। अब जिनके पेपर जब डिफरेंट बैचेस के रहते हैं तो वो लाजमी देखें, क्योंकि इसी से मिलते जुलते सवालात, इसी से जो की जो डायमेंशंस हैं उसी को फोकस करके उसने नेक्स्ट पेपर भी बनाए होंगे और इसी जैसे मिलते जुलते सवालात आएंगे। चलें जी, हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। जी, पहला सवाल है कि आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ। ये एक सेंटेंस है और बिसाइड्स को उसने अंडरलाइन किया और यहाँ पे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो ये उसने बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दफ़ा पढ़ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, क्या टाइप्स हैं और वो सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ कर लेते हैं। इसको सेपरेटली एक अलग से टॉपिक को भी आप ज़रूर कवर अप कर लें, जिसमें हम नाउन को देखते हैं, प्रोनाउन को देखते हैं, प्रेपोजिशन को देखते हैं, कंजंक्शन को देखते हैं, एडवर्ब को देखते हैं, एडजेक्टिव को देखते हैं और इसके अलावा जो एक दो और हैं वो भी हम इसको देखते हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम उसको देखते हैं। तो वो अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे। अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होंगे ये आप कर लेंगे। तो इस सवाल में इसने पूछा है कि ये बिसाइड्स क्या है। ज़रा सेंटेंस को गौर से पढ़े ना कि बिसाइड्स यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। बिसाइड्स इज़ टू लेट नाउ, इसके अलावा देर भी हो गई है। अब ये बिसाइड्स किसके बारे में बता रहा है? बिसाइड्स मैं नहीं जाना चाहता, इसके अलावा देर भी हो गई है। तो ये जो बिसाइड्स है ये बता रहा है जाने के बारे में। और जाना क्या है? एक वर्ब है। और वर्ब के बारे में अगर कोई वर्ड बता रहा हो, वर्ब को क्वांटिफाई कर रहा हो, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा हो, हम उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो बिसाइड्स है ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीज फिगर्स डू नॉट बोर्ड वेल फॉर द कंपनीज फ्यूचर। इसमें जो बोर्ड है ये अंडरलाइंड है। तो पूछा हुआ है कि ये क्या है। तो ये सिंपल सी बात है, बिड फर्स्ट फॉर्म है, बोर्ड सेकंड फॉर्म है। और जिस हमेशा फॉर्म्स होती ही वर्ब की है, किसी और फॉर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं होती। तो ये सिंपल ये क्या है? वर्ब है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द फैमिली वाज स्टॉन्चली प्रोटेस्टेंट। अब ये क्या है? अब ये हमें पता ही है कि जिन वर्ब्स के साथ LE लग जाए तो वो क्या बन जाते हैं? वो असल में क्या होते हैं? वो एडवर्ब ही होते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुली, क्विकली, स्मार्टली, टेक्टफुली, जितने LY जिस वर्ब के साथ भी लग जाता है वो क्या हो जाता है? वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये क्या है? एडवर्ब है। ये बड़ा सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ ए स्मॉल कार येट इट इज़ सरप्राइजिंग स्पेशियस। अब ये क्या है? इट इज़ स्मॉल कार, एक छोटी सी कार है, येट इट इज़ सरप्राइजिंगली स्पेशियस, इसके बावजूद ये क्या है? बड़ी एक स्पेशियस है, बड़ी इसमें स्पेस है। अब अगर आप इसको देखें ना तो ये इट इज़ ए स्मॉल कार, ये कंप्लीट एक ना फ्रेज़ है।
इंडिपेंडेंट क्लॉज हम इसको कह सकते हैं। और इट इज़ सरप्राइजिंगली स्पेशियस, ये भी कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपस में जुड़ी हों कॉमा के ज़रिए, तो उसके दरमियान जो वर्ड आता है ना, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान भी हो सकता है, दो डिपेंडेंट क्लॉजेस में भी हो सकता है, और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट में भी हो सकता है। ये कंजंक्शंस की तीन जो है ना टाइप्स है। एक कोरिलेटिव है कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, और एक तीसरी है गलबन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। ये दो तीन इसकी टाइप्स हैं। तो आप वही मैंने पहले बात की कि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक्स को करेंगे ना, तो उसमें एक कंजंक्शन भी है। तो कंजंक्शंस की टाइप्स को देख लेंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं इसको आप देख लेंगे। बाकी मैं इंशाल्लाह वेरी सून ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे एक अपना लेक्चर भी बेहतरीन तरीके से बना के ना वो भी अपलोड करूँगा, वो भी आप देखिएगा। तो आप उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका हमने देख लिया कि ये क्या कंजंक्शन है चौथे का। पांचवा क्वेश्चन क्या है, आवर डिफीट वाज एक्सपेक्टेड बट इट इज़ डिसअपॉइंटेड नेवरदलेस। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही सवाल है कि हमारी जो शिकस्त थी वो एक्सपेक्टेड थी, यानी कि वो मतवक्के थी, बट इट इज़ डिसअपॉइंटेड नेवरदलेस, लेकिन फिर भी ये बड़ी मायूस कर रही है। तो ये नेवरदलेस किसको बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि डिफीट को, ठीक हो गया, ये क्या है बता रहा है, डिफीट को बता रहा है। तो ये डिफीट को बता रहा है, तो जो कि इनको शिकस्त हुई है, और इसके बारे में ये सब में डिफीट को नहीं बताया, सॉरी, ये एक्सपेक्टेड को बता रहा है। तो ये वर्ब को बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्ताफ वाज एक्विटेड आफ्टर वायरलेंट ट्रायल। अब ये वायरलेंट ट्रायल क्या होता है, वायरलेंट, ये कुछ सवाल से बताया कि अल्ताफ जो है ना वो वायरलेंट ट्रायल के बाद आज़ाद हो गया। वायरलेंट ट्रायल ऐसा ट्रायल होता है जो ना बहुत तेज़ी से हुआ होता है। अक्सर में वायरलेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी वो हवा का एक गर्दाब सा नहीं बनता, जैसे एक बगोला सा होता है, ऐसे गोल स्पायरल या सिलेंडर की फॉर्म में ऐसे हवा ऊपर उठती है और बड़ी तेज़ी से उठती है, और तेज़ उसमें स्पीड होती है, उसको हम कहते हैं, तो बड़ी तेज़ होता है ना। तो ये ट्रायल था वो बड़ी तेज़ी से हुआ है, और इसमें वो क्या ब्री हो गया। अब इसको उसने पूछा है चूज़ दी अपोजिट मीनिंग्स, तो अपोजिट क्या होगा, तेज़ का स्लो होगा, तो वेरी स्लो इसका ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायनल रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ रेगुलर। ये जो डायनल है, डायनल का मतलब होता है जो दिन से रिलेटेड है, डे से रिलेटेड है, ठीक है, डे से। तो इसका डे से क्या हो सकता है, रात से रिलेटेड हो सकता है, मयर्ड, इम्परसेप्टेबल, रैशनल, नॉकटर्नल, नॉकटर्नल हो सकता है। नॉकटर्नल क्या होता है, रात को, रात से रिलेटेड होता है, ठीक हो गया। तो ये इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिज हेल्थ डिजरेटेड क्विकली। उसकी जो सेहत है वो बतदरीज ख़राब होती गई। डिजरेट होता है ख़राब होना, या ग्रेजुअली डिक्लाइन होना, या डिटोरिएट होना। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, एक्यूट, एक्टिव, एबल, इन एक्सपर्ट। तो इनमें देखें तो एक्टिव इसमें हो सकता है, ठीक हो गया। आल्दो कि ये करीब करीब नहीं है, यहाँ पे इसका अपोजिट तो बनता है प्रोग्रेस होना या ग्रो करना, लेकिन स्टिल ये इसके करीब करीब है। समटाइम ऐसे होता है ना कि आपको जो ऑप्शंस गिवन होते हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने देखना होता है कि उसके नियरेस्ट कौन सा है, जो नियरेस्ट होता है आपने उसको मार्क करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे मैनेज टू लीव विदाउट एनी ऑफ अस रियलाइज्ड, आइडेंटिफाई एरर। अब इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है वो आइडेंटिफाई करें। दे मैनेज टू लीव विदाउट एनी ऑफ अस रियलाइज्ड। अब यहाँ पे देखना रियलाइज्ड पे एरर है। यहाँ पे जब टू आ गया तो टू इन्फिनेटिव होता है ना, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लीव की फर्स्ट फॉर्म है, तो रियलाइज नहीं हो सकता, रियलाइज होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे गलती है ये, ठीक है, तो ये गलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, ठीक हो गया। अब देखें ना, ये भी यहाँ इसको देखें क्या गलती है, लास्ट पे गलती है, दी पे गलती है, वुड लाइक पे गलती है, या ऑल ऑफ यू। अब ये जो सेंटेंस है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत सी बातें हमने डिस्क्राइब कर दी हों और आखिरी बताने वाले हों, और अब हम समझते हो कि ये आखिरी बात तो इस हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो आखिरी, वैसे ओवरऑल को वैसे इस टॉपिक पे आखिरी नहीं है। तो यहाँ पे देखें ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। तो मैं ऑल ऑफ यू को इकट्ठे वो थैंक्स कर रहा है, तो कैसे ये हो सकता है, फिर लास्ट लीस्ट की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये गलती है, दी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया इन 1606।
तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो 1606 में किसने डिस्कवर किया? तो ये बड़ा मशहूर सवाल है, कैप्टन जेम्स कुक ने जनाब इसको डिस्कवर किया था। ठीक हो गया। 10 सवाल यहाँ पे इंग्लिश के पूरे हो गए और यहाँ पे जीके के सवाल शुरू हो गए। अब्बासीद रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड फ्राम 1750 टिल। तो अब जो खिलाफत जो अब्बासिया है ये 750 से लेकर ये रही है 1258 तक रही है। ये 750 से लेकर 1258 तक रही है। अब इसको इससे पहले पता होना चाहिए कि सब इससे पहले कौन सी थी? बनो उमैया थी। इसको आप सिंपल तरीके से जो मुस्लिम हिस्ट्री है ना वो आप याद कर रख सकते हैं कि 571 में, एक मिनट में, अगर ये यहाँ पे बॉल पेन अगर काम करता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखें 571 में क्या होता है? आप सल्लम की विलादत होती है। ठीक हो गया। उसके 40 साल बाद, ठीक 40 साल के बाद आप सल्लम को नबूवत मिली है। तो 570 में अगर आप 40 ऐड कर दें तो ये बनता है 611। लेकिन ये क्योंकि हम ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से तो वही असल में ये इस वजह से थोड़े डेज़ का फ़र्क होता है, क्योंकि लूनर कैलेंडर में जो डेज़ होते हैं वो कम होते हैं, 355 होते हैं और सोलर में 365 होते हैं। तो ये 610 बनता है। इस वजह से थोड़ी इस वजह से हमने ना ईयर्स को देखना होता है अलग से। तो 610 यानी कि 610 में आप सल्लम को नबूवत मिली है। ठीक है। और नबूवत के 13 साल बाद आपने हिजरत की है। तो मतलब हम कहते हैं कि 622 में आपने हिजरत की है। अब इसमें ऐड कर देना। अब 622 में आपने हिजरत की है। अब हिजरत के बाद क्या हुआ? हाँ हिजरत की है। उसके बाद 632 में आपका विसाल आपने फरमाया 632। फिर 32 से 30 साल तक खिलाफत राशिदा रही है, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, फिर हज़रत उमर थे, उसके बाद हज़रत उस्मान थे, उसके बाद हज़रत अली थे। ठीक है। उसके बाद फिर बनो उमैया, ये 16 कह रहा हूँ 661 से लेकर वो 750 तक रही है। फिर 750 के बाद 750 से लेकर 1258 तक कौन सी रही है? ये रही है अब्बासीद एम्पायर। ठीक हो गया। तो हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक आइडिया है, ये बताना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन डैश। तो बैटल ऑफ ओहद जो है ना ये 3 हिजरी को है। तो 622 में मैंने बताया ना आपको, 622 में हिजरत हुई है ना, तो 2 इसके बाद 3 हिजरी को हुई है। तो इसमें 3 अगर आप ऐड करें तो 625 होता है। तो 625 AD एनो डोमिनी इसको। तो 625 को क्या हुआ है? ये बैटल ऑफ ओहद जो है ना ये हुई है। ठीक हो गया। तो ये पता होना चाहिए जितनी भी बैटल्स हुई हैं, बैटल ऑफ बदर हुई है, ओहद हुई है, अज़ाब हुई है, उसके अलावा खैबर हुई है, हुनैन हुई है, जितने भी इनके हिजरी में भी आपको पता होना चाहिए और ईयर्स वाइज AD में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस काउंटिंग में अगर आप ख्याल रखेंगे ना तो आपको ये चीज़ आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेकिंग ऑफ हसन इज रिटन बाय स्टेनली वोल्पर, रिचर्ड साइनवॉर्ड्स, जिनरिंग और ये। तो ये जो के अजीज़ है ना, ये जो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है ये के अजीज़ ने लिखी है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन के अजीज़ का नहीं है, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन ये गलत है। ये जो किताब है बड़ी फेमस किताब है और ये किसने लिखी है? के अजीज़ ने। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हम वो देखते हैं। वो क्या है? रिवर नील फाइनली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी। ये जो नील है, दरिया नील है, ये कहाँ पे जाके करता है? ये हमें पता है कि ये अफ्रीका के अंदर ये फ़्लो करता है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और ये जनाब जाके गिरता है मेडिटेरियन सी के अंदर। ठीक हो गया। तो इसका पाथ देख लें कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ये जाके गिरता है, और ये 17 कंट्रीज़ को क्रॉस करता है, 17 कंट्रीज़ को। ठीक है। तो ये आप इसको लाजमी देख लें। ठीक हो गया। इसका क्या कौन सा इसका पाथ है? ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर भी है ये नील। ठीक हो गया। और बाकी इसके साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है। ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके एसोसिएशन की फॉर्म में इसको याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशंस। अब ओशंस की डेप्थ को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? तो ये होता है फाथोमीटर। ठीक हो गया। तो डिफरेंट किस्म के जो मीटर्स हैं ये भी आप ज़रूर इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्शिमीदस वर्कड ऑन। आर्शिमीदस ने किस पे काम किया?
लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ पे किया, प्रिंसिपल ऑफ लीवर पे किया, बोथ एंड बी। तो बोथ एंड बी ये आर्शिमीदेस जो है ना इसने फ्लोटिंग बॉडीज़ पे भी काम किया, जो हमने पढ़ा था 9th 10th क्लास में, उछाल की जो फोर्स होती है उस पर काम किया था इसने। और प्रिंसिपल लीवर का जो कंसेप्ट है कि आप अगर सेंटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पोर्ट रखते हैं, यहाँ पे कोई वेट रखते हैं, यहाँ पे कोई वेट रखते हैं, और यहाँ पे आप एक इस तरह की एक कोई रख देते हैं, प्लेट टाइप रख देते हैं। अब आप जैसे यहाँ पे अगर आप इस लीवर को इस साइड पे करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये कंसेप्ट है लीवर का। ठीक हो गया। तो ये 17 सवाल हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने उस पेज पे। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय। अब आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर है वो कौन मेजर करता है, कौन सा डिवाइस? मानोमीटर करता है, कार्डियोग्राफ करता है, बारोमीटर करता है, स्फिग्मोमानोमीटर। तुम्हें पता ही है ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा डिवाइस है? स्फिग्मोमानोमीटर जी, वही होता है जो डॉक्टर अक्सर उन्होंने रखा होता है। एक वो पट्टा सा चढ़ाते हैं बाजू पर और ऐसे हाथ से वो एक छोटी सी बॉल होती है जिससे वो प्रेस कर रहे होते हैं हवा से। तो वो उसी से ही हम क्या करते हैं कि ये जो वो है, एक मिनट इसको मैं रेज कर लूँ। हाँ जी रेज हो गया, ठीक है। तो ये वो हम कर रहे होते हैं वो स्फिग्मोमीटर। इसलिए बारोमीटर प्रेशर को मेजर करता है। कार्डियोग्राफ जो है ना ये आपके जो कार्डियोग्राफ यानी कार्डियो के जो हार्ट के होते हैं शूज़ उनको देख रहा होता है। उसके अलावा मानोमीटर जो है ना ये गालबन वेंट के लिए होता है। तो ये वो नहीं, वो वेंट के लिए तो अमीनोमीटर होता है, ये शायद किसी और चीज़ के लिए होता है, ये भी आप देख लें। तो ये डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट इज एन वन ऑफ दी। तो बॉक्साइट हमें पता है ये और है किसकी, उसकी है एल्यूमिनियम की है, तो पहले से पता है। उसके बाद दी अरेंजिंग ऑफ डाटा इन दी लॉजिकल सीक्वेंसेस का। तो लॉजिक के सेंस में जो डाटा अरेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लासीफाइंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। तो हमें पता है ये हम इसको सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है सॉर्ट करना, यानी कि आज हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं डाटा को, तो ये क्या होती है? सॉर्टिंग। The World Justice Project Rule of Law Index 2021 was ranked Pakistan out of 139 countries। तो इसने जनाब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ ने 2021 में पाकिस्तान को 139 में से कौन सा रैंक दिया? तो इसने पाकिस्तान को रखा था जनाब 130th पे। तो रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, वैसे रूल ऑफ लॉ जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप देखें ना तो सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ को एम्बेड किया था? तो वो सबसे पहले यूके ने किया था। ठीक हो गया। रूल ऑफ लॉ होता क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये था कि लॉ रूल करे, आपके पास जो लॉ है वही सुप्रीम हो, वो जो कहता है वही माना जाए, ना कि अफराद की मानी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन December 8, 2021 द फेडरल गवर्नमेंट इशूड ए commemorative coin of 70 rupees to mark 70th year of diplomatic relations with। तो ये पिछले दिनों खबरों में रहा है ये। तो 8 अक्टूबर को 2021 को किसके हमने वो 70 रुपये का एक कोइन पब्लिश किया। तो ये किसके लिए किया? ये जर्मनी के साथ हमने ताल्लुकात के लिए किया था। ठीक हो गया। टेक्सला वाज ए फेमस साइट ऑफ। टेक्सला क्या है? अर्ली वर्ल्ड वैदिक आर्ट, गंधार आर्ट। तो ये गंधार आर्ट करा है। हमें पता है कि टेक्सला के अंदर गंधारा सिविलाइजेशन की वाक़यात हैं, वहाँ पे गौतम बुद्धा के वो भी हैं, और वहाँ पे गंधारा यूनिवर्सिटी के भी आसार मिलते हैं। कभी आप टेक्सला जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें, वहाँ टेक्सला म्यूज़ियम है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे गौतम बुद्धा जो है ना उसके स्टैचूज़ भी हैं, और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाया गंधारा सिविलाइजेशन की जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड वास्को ड गामा कम टू इंडिया। वास्को ड गामा ने कब जनाब इंडिया में आया था और कब इसने डिस्कवर किया था? तो वास्को ड गामा जो है ना ये आया था 1498 में। ठीक हो गया। इसी से मिलता जुलता सवाल ये भी हो सकता है कि कोलंबस जो है ना उसने अमेरिका को कब डिस्कवर किया था? कोलंबस ने अमेरिका को 1492 में। तो कोलंबस पहले आ गया था अमेरिका को डिस्कवर में, और वास्को ड गामा जो है ना ये 1498 में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय। सिराजुद्दौला को 1757 में किसने शिकस्त दी थी? तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने दी थी। और ये मैंने आपको पिछले एक पेपर में बताया था ये कि ये 1757 में जंग प्लासी में इनको शिकस्त दी थी।
और मीर जाफ़र जो थे ना वो इनके कमांडर थे सिराजुद्दौला के, और उन्होंने इसको जनाब धोखा दिया था, वो गद्दार साबित हुए थे, और इसकी वजह से इनको जनाब रॉबर्ट क्लाइव ने शिकस्त दी और बड़ा इनका नुकसान हुआ। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी होती है, और ये इस तरीके से जो है ना ये अंग्रेज़ जो है ना उन्होंने इसके अंदर जो बरसगीर है उसके अंदर घुसने की कोशिश की है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। तो जितने भी ये मैंने अभी आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप पिछले जितने भी पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं उन सारों को देख लें, उसमें काफ़ी ही बातें डिस्कस हुई हैं ताकि वो चीज़ें आपको ज़हन नशीन हो जाएँ और नेक्स्ट पेपर जितने भी आपके बने उसमें आपको हेल्प आउट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू अलाउ ब्रिटिशर टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक। तो ट्रेड लिंक सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने कहा था कि आप ट्रेड लिंक्स बनाएं, तो सबसे पहले किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुगल जो एम्पायर है ये 1526 में शुरू हुई है और 1857 तक ये रही है। इसमें जो नामवर बादशाह थे वो आपको पता होना चाहिए, पहले बाबर थे, फिर हुमायूं थे, उसके बाद अकबर थे, उसके बाद जहांगीर थे, उसके बाद शाहजहाँ था, उसके बाद औरंगज़ेब थे। औरंगज़ेब ने 1707 में इंतकाल हुआ और वो जनाब उसके बाद फिर को ख़ास इनकी एम्पायर नहीं रही। ठीक हो गया, तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526। देखें ये वही सवाल आ गया कि बाबर ने 1526 में जनाब मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी थी। इसमें इब्राहिम लोधी को ये शिकस्त दी थी और पानीपत की ये पहली जंग भी दी थी। ये जो पहले हमने टाउन ऑफिसर का पेपर डिस्कस किया ना जो फर्स्ट बैच का हुआ है, उसमें ये मैंने आपको बात बताई थी और ये बात ये पहले भी बताई है। इनमें से देखें बहुत से ऐसे सवाल हैं, 4-5 सवाल ऐसे ज़रूर हैं जिस पे हमने बात की हुई है। आप इसके लिए अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं ना तो पिछली वीडियोज़ आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया, तो 1526 में यह जनाब पानीपत की पहली जंग हुई है, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुग़ल एम्पायर कायम की। 1526 में पहली हुई है। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई है जो कि कब हुई है? 1556 में हुई है और वो हेमू की और किसके दरमियान हुई है? अकबर के दरमियान हुई है। ठीक हो गया, और वो पानीपत की दूसरी जंग है। फिर तीसरी जंग जो है वो कब हुई है? 1861 में हुई है, जो कि मरहट्टों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान हुई है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मरहट्टों को शिकस्त दी है। तो ये 3 बड़ी मशहूर जंगें। बाकी पानीपत एक इलाका है जो कि दिल्ली के करीब है, भारत के अंदर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? ये जनाब जो महात्मा गांधी साहब ने स्टार्ट की थी 1919 में। और फिर क्या हुआ, उन दिनों में खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी। खिलाफत मूवमेंट बाद में क्या हुआ कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर मर्ज हो गई और बाद में ये एक ही तहरीक हो गई। फिर पढ़ा है कि इसके बाद जनाब इसका फिर बाद में फेलवर्स भी होता है और सारा कुछ चोरा चोरी का इंसिडेंट होता है, वो सारी कहानी भी इसी अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 35 एक्ट के मुताबिक इंडिया को कितने जनाब 11 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड किया गया था। आज पाकिस्तान के देख लेना, ये जो पंजाब है उसमें देखिए पंजाब था, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान ये हैं। इसके अलावा बंगाल था, बंगाल यूपी था, CP था, बिहार, उड़ीसा, असम, तो ये सारे मिला के 11 प्रोविंसेस बनते हैं। क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया था जनाब? ये 1942 में आया था और सर स्टीवर्ट क्रिप्स की क़यादत में आया था ये, और ये भी उसकी पूरी एक तफसील है कि ये क्यों आया था। ये उस टाइम वर्ल्ड वार 2 चल रही थी 1939 से लेकर जो 1945 तक। उसमें UK वालों को हमारी ज़रूरत थी इंडियंस की, तो उसके लिए उसने मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स की। पहले अगस्त ऑफ़र की 1940 में और फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में कि आप अगर आप हमारा साथ देंगे जंग में तो हम आपको यही ऑफ़र्स देंगे। तो ये भी एक वही ऑफ़र्स की एक कंटिन्यूएशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़ायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स। तो क़ायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स कब पेश किए हैं? ये किए हैं 1929 में। इससे पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, उसके जवाब में क़ायद-ए-आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे। 28 में नेहरू रिपोर्ट आई, 27 में 7 कमीशन आया, 28 में रिपोर्ट आई, 29 में 14 नुकात है और 30 में खुतबा इलाहाबाद आ गया। ये देखना चाहिए। और 1916 में क्या था? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1940 में कैबिनेट नेशनल प्लान भी आया था और इंतखाबात भी हुए। तो ये तमाम एयर्स आपको पाकिस्तान अफेयर्स के जितने भी हैं ना, पाकिस्तान स्टडीज़ के ये पता होने चाहिए। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वाज क्रिएटेड ऑन पाकिस्तान ऑन। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कब बनी है? ये बनी है 28 मई 1955 को। पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनी थी, उसको फिर 24 अक्टूबर 1954 को
चौधरी गुलाम मोहम्मद ने जनाब उसको डिसॉल्व कर दिया था। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये बनी है और 28 मई 1955 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आइटम्स डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। अब किस एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन के अंदर, हीलियम के अंदर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। तो हमें अच्छी तरह पता है कि हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसी का इसका 1 एटॉमिक नंबर है और 2 इसका एटॉमिक मास है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि बायोगैस इज़ द कॉमन नेम ऑफ, बायोगैस क्या है? नेचुरल गैस का कॉमन नेम है। रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन वेव्स फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ हेड इज कॉल्ड, ये जो ब्रेन की जो आउटर सरफेस की जो ब्रेन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होती है? ECG होती है, MRI होती है, CT स्कैन होता है, EEG होती है। तो वो होती है EEG और EEG क्या होती है? इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राफी, इंसेफालोग्राफी जो है ना ये होती है, ये माइंड से रिलेटेड होती है। और ECG जो है ना ये हार्ट से रिलेटेड होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, कार्डियो जहाँ पे आ जाएगा वो हार्ट से होता है। और ये जो EEG आ जाता है ये किसे? इसका ताल्लुक ब्रेन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड इज। अब देखें ना 1 मिलियन, अगर आप यहाँ लिखें 1 मिलियन पर सेकेंड, तो 1 मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन में क्या होता है? 6 जीरोज़ होते हैं ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ 10 की पावर 6 और डिवाइड के नीचे करूँगा सेकेंड। तो 10 टू पावर 6 क्या होती है? मेगा। और 1 ओवर सेकेंड को मैं कह सकता हूँ 1 ओवर सेकेंड जो है ना ये हार्ट्स के बराबर होती है, तो मेगा हार्ट्स। ठीक हो गया। तो इसका क्या बनेगा? मेगा हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट फार्मर US प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल चार्जेस। तो क्रिमिनल चार्जेस पहली दफ़ा ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले साबका सदर हैं इसके USA के, इस पे चार्जेस लगे हैं। बड़े पॉपुलर ये लीडर थे और बड़े एक तरीके से फाशिस्ट लीडर रहे हैं इनके, और बड़े इन्होंने नारा लगाया था कि मेक अमेरिका अगेन ग्रेट, और ये दूसरी टर्म नहीं ले सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन एलिजाबेथ II डाइड एट द एज ऑफ, तो कितनी एज में ये डाइड, इनका इंतकाल हुए? तो इनके इंतकाल हुए 96 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक हुए। इसके बाद अभी जो बादशाह हैं UK के वो चार्ल्स II है। ठीक हो गया। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, तो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK क्या है? ये हमें पता है ऋषि सुनक हैं और ये इंडियन ओरिजिन है। ठीक हो गया, भारतीय नयाद है। इसके बाद विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लेबर फोर्स, हाईएस्ट लेबर फोर्स किसकी है? चाइना की है। चाइना की वैसे भी आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है तो उनकी लेबर फोर्स भी ज़्यादा है। ठीक हो गया। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल, सबसे ज़्यादा जो रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल है वो किसके हैं? वेनेजुएला के हैं। लेकिन फिर भी वेनेजुएला को कभी हम इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में कोई नाम नहीं पढ़ते। उसकी वजह है कि इसके अंदर बहुत बेइंतहा किस्म की इंस्टेबिलिटी है, और इंस्टेबिलिटी जब किसी मुल्क के अंदर होती है तो उसके रिजर्वायर्स, नेचुरल रिसोर्सेज सारे क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान भी तो रिसोर्सेज के हवाले से तो कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी कमज़ोर है। तो वेनेजुएला में भी ऐसे ही है। विच टेनिस स्टार वाज डिपोर्टेड फ्राम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर हिज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस, तो नोवाक जोकोविच जो है ना इसको जनाब उन्होंने वापस भेज दिया था, और ये काफ़ी दिनों खबरों में ये सुर्खियों में रहा था ये बात। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान साइंड सिस्टर प्रोविंस एग्रीमेंट विद द US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया टू प्रमोट ट्रेड, एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशन, तो ये पंजाब का ये उन्होंने पंजाब ने ये कोऑपरेशन की कोशिश की थी। और कैलिफोर्निया में पता ही है, कैलिफोर्निया जो है ना ये अमेरिका की स्टेट है और इसकी बड़ी पॉपुलर स्टेट है। वैसे अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स। स्टेट मीन्स प्रोविंस। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड सेज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग पाकिस्तान एट द एवरेज रेट ऑफ, पाकिस्तान की जो ये UNFP है ये कहता है कि जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो कितना है? 1.9% है पाकिस्तान में। द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमें पता है अच्छी तरह कि ये कहाँ पे है? ये जकार्ता के, जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इस आसियान 1967 में बनी है और इसमें कितने ममालिक है? 10 ममालिक है। ये सवालात भी सारे पूछे जा सकते हैं। इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, कंबोडिया है, इस तरह के ममालिक हैं। ठीक हो गया। द फर्स्ट एंड द ओनली पाकिस्तानी वुमेन टू हैव सबमिटेड माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली, तो ये किसने सर की? ये एक ही खातून है जिसने माउंट एवरेस्ट सर किया पाकिस्तानी, वो क्या है? समीना बेग है। द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड, द बैटल ऑफ यरमुक जो है ना मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी। ठीक हो गया, और ये बड़ी एक मशहूर फाइट है। द सीट ऑफ मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड,
जो मेमोरी की जो सीट है वो कहाँ पे होती है, ये सेरिबेलम में होती है, ठीक है। माइंड के जो है ना ये पार्ट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो ये एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर, इस तरह का। तो जो मेमोरी है ये सेरिबेलम होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओशन दैट लाइज बिटवीन द यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, हमें पता है इसके दरमियान में कौन सा है, ये हमारे पास है अटलांटिक ओशन, ठीक हो गया। अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, पैसिफिक इधर है। अगर मैं आपको ये वर्ल्ड मैप से बता दूँ, थोड़ा टाइम तो इसमें ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आप एक ऐसा करें कि ना एक मैप मंगवा लें और मैप को अपने रूम में लाजमी लगाएं और इसको हर वक्त देखते रहें, इसको इस पर फोकस करते रहें, आपको खुद ब खुद काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी जोग्राफी की। ये यूरोप है, यूरोप और अमेरिका के दरमियान क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी ओशन है ये नॉर्थ, इसको अटलांटिक कह लें, ये साउथ अटलांटिक है, सारा अटलांटिक। और ये क्या है, सारा ये पैसिफिक है, ठीक हो गया। ये क्या है, इंडियन है। ये क्या है, नीचे साउदर्न ओशन है। और ये ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन है। यही 5 ओशन हैं और इसका मैंने आपको नाम याद करने का ट्रिक बताई थी, पैसा, PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक ओशन, इस तरीके से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हाइट इज़ नोन एज डेथ जोन वेयर ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए कब जनाब ये जो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो जाती है, तो 8000 मीटर की अगर आप बुलंदी पे यानी कि 8 किलोमीटर आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये हमने 50 पेपर डिस्कस करने की कोशिश की है और ये सिर्फ 50 पेपर, सॉरी कह रहा हूँ 50 पेपर कह रहा हूँ, 50 MCQs। ये सिर्फ 50 MCQs नहीं है, तो ये असल में 200 MCQs हैं जो मैंने आपको मिलते जुलते बहुत सारे MCQs बताए हैं। तो आप इसको इस तरीके से कलेक्टिव तरीके से प्रिपरेशन करते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों पे रेफ़र करें और अच्छी तैयारी करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबको हामी नासर हो, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया।